करीब 7 घंटों से राज्यसभा में आरक्षण को लेकर गरीबों को आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर माथापच्ची या फिर कहें तो बहस चल रही है और अगले कुछ मिनटों में यह ऐतिहासिक फैसला कानून में बदल जाएगा और हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देंगे। आप और हम उस ऐतिहासिक पल के गवाह भी होंगे जब गरीबों को बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के नौकरी और शिक्षा में संपूर्ण आरक्षण मिल जाएगा। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने कानूनी पेच पर कम, सरकार की मंशा पर ज्यादा सवाल किए। पूरे सवाल, अधिकतर तमाम सवाल नियत के ऊपर थे, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या स्वर्ण आरक्षण 2019 में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा? क्या 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी ने स्वर्ण आरक्षण का दांव चलकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है? मजबूरी में ही सही, साथ देना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सबका साथ, सबका विकास, क्या 2019 में मोदी की जीत का रास्ता यही है साफ? आज की टक्कर इसी पर। दिस इज अनदर जुमला, कमल का हमला और एक और जुमला कि आर्थिक रूप से सबल दलितों को आरक्षण न मिले, ऐसा चाहते हैं क्या? सर ये झुनझुना कहते हैं इसे, आमतौर पर यह बजता है सर, लेकिन इस दौर में ये झुनझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है, हिलता है बजता नहीं है सर। जब मैट क्लोज होता है तो छक्का लगता है, तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है और छक्के आने वाले हैं। ये छक्का आपका बाउंड्री के पार नहीं जाने वाला है, पहले हो जाएगा। आपने लगान फिल्म देखी है, वही होने जा रहा है। नौकरियां अगर नहीं होंगी तो ये जो 2%, 3%, 4%, 5% जो है, इसका कोई मतलब नहीं। लोकसभा में गरीबों को आरक्षण का बिल पास कराने के बाद आज बारी राज्यसभा की थी। जमकर दलीलें पेश की और सरकार फायदे गिनाती रही, सियासत होती रही, लेकिन तकरार और विवाद के बाद आखिर बात बन ही गई। एक तरफ तो आप इनकम टैक्स जो है, किसी का 1.25 लाख अगर वो कमाता है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, 2.5 इनकम टैक्स देना पड़ता है, और यहां 8 लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा, तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना। ये मध्य रात्रि की डकैती है सर, ओबीसी की हिस्सेदारी पे चुप्पी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से चुप्पी है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताएं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा सर, प्लीज। आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है सर। अब ये अलग बात है कि चुनाव के नतीजे और हुए, आप हंसते खेलते आए, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया जो नतीजा आया, पर आपको 4 साल 7 महीने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। अब मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे, कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? आज का दिन मानवतावादी बदलाव का दिन है। ये संसद, लोकसभा और आज इतिहास बना रहे हैं, और हम लोग जो मेंबर यहां बैठे हुए हैं, आज से 15, 20, 25 साल बाद जब इस पूरे ऐतिहासिक संविधान के मौलिक अधिकारों के बदलाव पर चर्चा होगी तो इस सदन की चर्चा होगी। जबकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निर्मला सीतारमण के पीछे छुपने का आरोप लगाया है। बीजेपी इसे महिलाओं का अपमान बता रही है। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया, महिला से कहता है सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सबका साथ, सबका विकास, क्या 2019 का रास्ता हुआ साफ? और अब टक्कर के 3 अहम सवाल। सबका साथ, सबका विकास से 2019 का रास्ता साफ हुआ है नरेंद्र मोदी का। आरक्षण के अग्निकुंड से 2019 में स्वर्ण वोट पक्की होगी बीजेपी की। क्या गरीबों के आरक्षण का दाव उल्टा तो नहीं पड़ेगा? ये तीसरा सवाल है। मैं सीधा रुख करता हूं पैनलिस्ट का। राशिद अल्वी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के
उनका स्वागत है इस बहस में। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका स्वागत है। महासचिव जेडीयू के मेरे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं केसी त्यागी। सुनील यादव इस बहस का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है, उनका स्वागत है। नेता आरजेडी के मेरे साथ इस बहस में अशरफ अली फातमी है, नेता आरजेडी, उनका भी स्वागत है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। राशिद अल्वी साहब, क्या यह कहना सही होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल स्टंट करा कांग्रेस की भाषा में, लेकिन उस पॉलिटिकल स्टंट के चक्कर में पूरी कांग्रेस फंस गई या फिर समूचा विपक्ष फंस गया? क्योंकि मैं 2 दिन से संसद की बहस सुन रहा हूं, एक ही शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट। आपका सवाल बड़ा अजीबोगरीब है जी। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ये रिजर्वेशन किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, कांग्रेस और विपक्ष को फंसाने के लिए कर रहे हैं। जो बात आपने कही, नहीं, मैंने कहा कि मतलब फंसा दिया है आपको। मेरा कहने का मतलब है कि आपको फंसा दिया है। अब देखिए अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप कहिए, अपनी बात कहिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। देखिए, आपने ये बात बहुत सही कही है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ विपक्ष को फंसाने के लिए ही राजनीति करती है। हम तो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लेकिन सवाल ये है कि आपको 4.5 साल, 4.25 साल तक इस बात का ख्याल नहीं आया? जब 3 स्टेट में आप चुनाव हार गए, तब आपने ये विचार किया कि क्या कदम उठाना चाहिए इन लोगों को जीतने के लिए। और मैं आपसे ही पूछता हूं, आप तो बहुत सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर ये फैसला सोच समझ के किया गया है तो जब सेशन शुरू हुआ था तब आपने नहीं किया, 4.5 साल में नहीं किया, आपने बिल्कुल अचानक एक रात में यह फैसला किया और राज्यसभा का सेशन एक दिन बढ़ाना पड़ा। अगर आप सोच समझ के करते तो राज्यसभा सेशन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्वी साहब, आपने 2 जुमले बोले, आपने 2 जुमले बोले, माफी चाहता हूं आपके बीच में टोक रहा हूं, आपने 2 जुमले बोले। एक तो आपने सीधा आरोप लगा दिया, जैसे राहुल गांधी आजकल पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं कि प्लायबल जर्नलिस्ट स्मिता प्रकाश के लिए उन्होंने आरोप लगाया। आपने बोल दिया कि आप तो सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को। सर, मैं इस देश को सपोर्ट करता हूं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, मैं इस मुल्क को सपोर्ट करता हूं, मैं इस मुल्क की सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। पॉइंट नंबर 2, आप ही कह रहे हैं कि यह राजनीतिक जुमला है, आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही थी, बीजेपी को अपनी जीत दिख रही है इसके अंदर, तो आप मान रहे हैं कि इससे जीत दिख जाएगी अब? 40 सेकंड में इस पर भी अपनी राय रख दीजिए। देखिए, देश के लिए आप अकेले नहीं खड़े होते, एक ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। देश के लिए हम सब खड़े होते, विचार अलग अलग हो सकते। ये भावना पिछले 4.5 साल में पैदा की गई है। कौन देश के लिए खड़ा है, कौन देश के लिए नहीं खड़ा है। इस देश का 130 करोड़ आदमी देश के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, खत्म कर, मैं आपकी बात के पक्ष में हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बोला आप मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं, आपने ये बात बोली, तब मैंने इस बात को काउंटर किया। आपने इस बहस की जो शुरुआत की, उसमें जो जुमले बोले, उन जुमलों का यही मतलब निकलता तो आनंद शर्मा नरेंद्र मोदी के साथ है, कल संसद के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी के साथ थे, उन सबने यही बोला ये पॉलिटिकल स्टंट है। सुप्रिया सूले के नरेंद्र मोदी के साथ है। मैं पूछ लेता हूं आपसे, इसे जी बताइए ना, ये तमाम जुमले उन्होंने भी बोले। बात इसलिए कह रहा हूं, और कांग्रेस इसलिए कहती है ये बात। आप मुझे बताइए कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ, 1980 के अंदर वो कमीशन बना था, उस पे बहस हुई, पार्लियामेंट में आया, स्टैंडिंग कमेटी को गया, और 1990 के अंदर वो पास हुआ। बहस होने के बाद आपने एक दिन में कर लिया। ठीक है, आपके पास ये डाटा नहीं है,
आपको शायद ये बात मालूम होगी कि प्रमोशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सरकार के पास डाटा है। आज अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा उड़ीसा के अंदर 6% है सिर्फ अपर कास्ट और रिजर्वेशन आप 10% देंगे, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठेगा। हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अगर बहस करते, इस स्टैंडिंग कमेटी को ये भेज देते तो जो इसके अंदर तो रोकिए आप कमियां रह गई, वो अगर आपकी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती तो रोकिए, बोला ये गलत है, इसमें ये होना चाहिए। वहां समर्थन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मूर्खता भी बोल रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा। वही तो सवाल मैंने पूछा, क्या फंसा दिया है? ना इकरार करने लायक ना इंकार करने लायक। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो समझ रहा हूं। नहीं, हम इकरार इनकार नहीं, हमारा कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव बनना चाहिए था। और यहाँ एक बात और कह दूं मैं आपसे जी, जो साहनी वर्सेस केरला वाला जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन अगर दिया जाएगा तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन। ठीक है अलवी साहब, अब शाहनवाज हुसैन का जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज हुसैन, आप बिना तैयारी के सब कुछ करते हैं, जीएसटी भी करते हैं, नोटबंदी भी करते हैं। कांग्रेस का आरोप ये है कि बिना तैयारी के साथ आप ये भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी ये है कि इस बार आप बिना तैयारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन रास्ता उनके पास नहीं है दूसरा, क्योंकि चुनाव सर पर है। ये बिना तैयारी, मेरा आरोप यह है कि कांग्रेस तैयारी करके भी कुछ नहीं करती है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, वो तैयारी करते रह जाते हैं और हम सब कुछ कर देते हैं, बाद में ये हैरान परेशान होते हैं। दुश्वारी ये है कि कांग्रेस के लिए एक ऐसा विषय है कि वोट भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन चेहरे पर खुशियां गायब है। स्वर्ण समाज के लिए, फॉरवर्ड के लिए जब एक अच्छा कदम उठाया गया तो उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। यह है कि ये चाहे न चाहे बटन तो मोदी जी के इस बिल के पक्ष में दबाना ही पड़ेगा। लेकिन आप पे आरोप है कि आप बिना तैयारी के लेकर आए, उस पर जवाब क्या है? शाहनवाज हुसैन बिना तैयारी के लेकर आए, यही जवाब दे रहा हूं। आनंद शर्मा ने राज्यसभा में यही बोला, कल कपिल सिब्बल ने आज यही बोला, कल पार्लियामेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही बोला। जी, मैं जनाब राशिद अलवी साहब के 10 मिनट की तकरीर के बाद सिर्फ 1.5 मिनट लेना चाहता हूं। जी लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो लंबी बात करती है, नतीजा नहीं निकलता। मोदी की खुसूसियत यह है कि मोदी जो काम सदियों में ये नहीं करते, मोदी उस काम को सेकंड में करके दिखा देते हैं। कांग्रेस को लग रहा था कि ये बिल आने वाला नहीं है, इसकी पूरी तैयारी हो रही थी। कल पार्लियामेंट के फ्लोर पर थावरचंद गहलोत जी ने कहा कि हमने सबसे राय मशवरा किया है, ये बिल हम लेकर आए हैं। कांग्रेस ये बता दे कि अगर ये बिल इतना खराब है तो इसकी इतनी मजम्मत भी करते हैं तो इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हिम्मत है तो इसके खिलाफ वोट डालिए, लेकिन नहीं डालेंगे। क्योंकि मंडल कमीशन, जब पहले तो दलित भाइयों को आरक्षण था, फिर मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन में सब कास्ट को जितने हैं उन सबको मौका मिला। मुस्लिम समाज में भी जो शेख सैयद मुगल पठान को छोड़कर सबको मौका मंडल कमीशन में मिला। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। जो गरीब लोग छूट गए हैं, चाहे वो ऊंची जाति में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको मौका देने का काम करेंगे। आज हमने काम किया तो कांग्रेस के लोगों को, ठीक है राशिद, स्वर्ण समाज के चेहरे पर, फॉरवर्ड के चेहरे पर खुशियां नहीं देखी जा रही। उनकी खुशियां देखकर ये मायूस लग रहे हैं। क्या बात है, बटन भी दबा रहे हैं और मायूसी भी बता रहे हैं, कमियां भी निकाल रहे हैं, झुंझुना भी बता रहे हैं। आरजेडी ने इसकी मुखालफत की है क्योंकि आरजेडी को स्वर्ण समाज का वोट कभी नहीं चाहिए, वो उनको गाली देते रहते हैं। ठीक है, मैं आरजेडी पर भी आऊंगा, लेकिन राशिद अलवी ओवैसी ने और आरजेडी ने, यही 2-3 एमपी हैं जिनको पूरे देश ने देखा कि आरजेडी ने इसकी मुखालफत की। लेकिन राशिद अलवी साहब, ये कैसी मोहब्बत है गरीब लोगों से, वोट भी करते हैं और उन पर तंज भी करते हैं, खुश भी नहीं होते। शाहनवाज हुसैन, ये देश अब आपको भी भरपूर समय मिला अपनी बात रखने के लिए। ओके राशिद अलवी, ये तो इसमें तो सबका साथ सबका विकास है, बीजेपी कह रही है। ये तो गरीब के लिए है, गरीब सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है और हिंदू भी हो सकता है।
तो फिर सवाल क्यों? देखिए, हम ना बिल के खिलाफ हैं, ना रिजर्वेशन देने के खिलाफ है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ये बिल बहस होके कॉम्प्रिहेंसिव आना चाहिए था। कानूनी तौर से इस तरीके का होता कि सुप्रीम कोर्ट में रुक नहीं जाता। टीवी पे बैठ के बहस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन अगर दिया जाएगा तो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है तमाम सिटीजन्स की, उसका वायलेशन होगा। हमारा खतरा सिर्फ इतना है कि बीजेपी देश के लोगों को सिर्फ 2 महीने के लिए गुमराह करना चाहती है कि हमने रिजर्वेशन दे दिया है, और उसका नतीजा यह निकलेगा कि चुनाव तो शायद निकल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके ये अटक जाएगा। ठीक है, ओके शाहनवाज हुसैन, ये आपका पॉलिटिकल प्लैंक है, पॉलिटिकल जुमला है। ओके शाहनवाज हुसैन, रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। शाहनवाज हुसैन 40 सेकंड, रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। ये आपका पॉलिटिकल जुमला है। राशिद अलवी ब्लेम उठाया था, उसका जवाब पार्लियामेंट के फ्लोर पर अरुण जेटली जी ने दिया था। हम इसका संवैधानिक संशोधन कर रहे हैं। आपकी तरह हम कच्चे पक्के तरीके से नहीं आए हैं। पूरी तरह संविधान की धारा 15-16 के बाई 4 में हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, 2/3 बहुमत से कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। हमने कहा ना सबका साथ। देखिए, हमने आपका भी साथ ले लिया पार्लियामेंट में, आपके न चाहते हुए। आपके दिल में चुभ रहा था कि फॉरवर्ड को जाति को, स्वर्ण जाति को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, लेकिन हमने आपका साथ ले लिया न चाहते हुए। जबान पे कुछ था, लेकिन उंगली पर नरेंद्र मोदी ने जो चाहा वही आपने बटन दबाने का काम किया, क्योंकि आपने किया। आप डराइए मत कि ये छिन जाएगा। आप ही लोकसभा से कल पास हुआ, आपके सपोर्ट से पास हुआ है, और आपने खुद वादा किया था। आप हमें कह रहे हैं आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि नहीं किया? ओके, जवाब राशिद अलवी, जवाब 40-30 सेकंड, राशिद अलवी 30 सेकंड। ओके, और अगर हमने जी राशिद अलवी ने दर्द हो रहा है। 30 सेकंड राशिद अलवी, 30 सेकंड देन केसी त्यागी। समाज के गरीब की कुछ आप फिक्र कीजिए साहब। देखिए ऐसा है, हमारे मैनिफेस्टो में था और हमारे मैनिफेस्टो को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आपने बगैर, देखिए आपके पास डाटा नहीं है कि देश के अंदर कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा। सरकारी नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां घटती जा रही, तो इस रिजर्वेशन को दोगे किसको? उड़ीसा के अंदर 6% है, वहां 10% रिजर्वेशन आप कैसे दे दोगे? ये इतने सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे कि इनका जवाब नहीं दिया जा सकेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि जो फायदा आप पहुंचाना चाहते हैं वो फायदा नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद इतिहास बन जाएगा, कुछ देर बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी। क्या जब 50% नॉन रिजर्व सीट थी तब उड़ीसा में एतराज नहीं था? आप बताइए जरा इसको भी। आप ये बार बार कह रहे हैं कि उड़ीसा में 6% है और आप एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देश के लोगों की खुशियों पे काफूर क्यों लगा रहे हैं? क्या दिक्कत है? मेरे यहाँ में भागलपुर में कितने जुमला बोले जा रहे हैं, खुश हैं। पूरे बिहार में देश से फोन आ रहे हैं, और आप ऐसा बोलेंगे तो लोगों के दिल पर चोट पहुंचेगी साहब। ठीक है, मुबारकबाद दीजिए शाहनवाज हुसैन, अपने सहयोगी को मौका दीजिए। चुनाव के मैदान में जाना है, आरजेडी को तो स्वर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए। केसी त्यागी, कांग्रेस वाले को जैसा बिहार की एक पार्टी आरजेडी के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने संसद के अंदर बोला ये झुंझुना है, झुंझुना घुमाया और बोला ये झुंझुना है। केसी त्यागी, आपको भी लगता है ये झुंझुना है, या वाकई इससे वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसका विरोध कर रही हैं उनको झुंझुना मिल जाएगा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी और फातिमी साहब समाजवादी आंदोलन से, लोकदल के आंदोलन से निकले हुए हैं, जिसके नेता चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी और मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। 78 में जब बिहार में आरक्षण शुरू हुआ था तो 3% का आरक्षण लालू जी के, मेरे और फातिमी साहब के नेता थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने स्वर्णों के लिए किया था। तो कोई सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना तो दूसरी बात है। मैं और राशिद अलवी साहब भी उस समय जनता दल में थे, हम सब लोग साथ थे, और ये समाजवादी पार्टी वाले मित्र भी और आरजेडी वाले भी।
जब वीपी सिंह ने मंडल लागू किया था उस समय मैं पार्लियामेंट में था, इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और राशिद अल्वी साहब को भी कह रहा हूं। बाद में जब इसका विरोध हुआ एक सेक्शन की तरफ से, उस समय वीपी सिंह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि 10% का आरक्षण हम इन स्वर्ण जातियों के गरीब लोगों को भी देंगे। बिहार के अंदर भी आरक्षण, बिहार तो आरक्षण की क्या सारे आंदोलनों की जमीन है। बिहार सरकार ने 2011 में स्वर्ण आयोग बनाया, उस स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट है। उससे पहले राशिद अल्वी साहब की पार्टी के नेता मनमोहन सिंह जी ने, उससे पहले नरसिंह राव जी ने दो आयोग बनाए। उनकी रिपोर्ट है कि नहीं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनमें भी गरीबी है। मुलायम सिंह यादव जी ने खुद उत्तर प्रदेश में, मैं उनके साथ रहा हूं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और हमारे मित्र भी नौजवान उसकी तायद करेंगे, उन्होंने स्वर्ण आयोग बनाया। नहीं, इनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आरजेडी को झुंझुना क्यों दिख रहा है त्यागी साहब? आरजेडी कह रही है कि झुंझुना लेकर आए थे आज मनोज झा संसद के अंदर। मैं उस पर कुछ नहीं कहना। हरियाणा में 67%, महाराष्ट्र में 68%, राजस्थान में 54%, तेलंगाना में 62% और आंध्र प्रदेश में 55% और तमिलनाडु ने 69% प्रपोज किया है। जाटों का आरक्षण है, कोई जो जितने बैठे पैनल पे कोई कहे नहीं होना चाहिए। मराठों का आरक्षण है, कोई पैनल पे कहे कि नहीं होना चाहिए। पटेलों का आरक्षण है, कोई कहे कि नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो टेक्निकलिटीज है, राशिद भाई आपकी दिक्कत यह है कि आप वकील भी हो और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो, तो इसमें क्या क्या कमी निकाली जाए उसमें हम ज्यादा लगे रहते हैं। कोई पार्टी आरजेडी कह सकती है, उसका मैं बुरा नहीं मानता हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जिम्मेदार है। क्यों आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? दूसरी पार्टी आरजेडी जिम्मेदार पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई। आरजेडी मैं नहीं कह रहा हूं गैर जिम्मेदार पार्टी है। आप कह रहे जिम्मेदार पार्टी? गैर जिम्मेदार पार्टी है नहीं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि चाहे देर से किया, चाहे चुनाव के मौके पे किया, चाहे वोटों को ध्यान में रखते हुए किया, और अच्छे काम की कोई तारीख या मुहूर्त नहीं होता है। अच्छा काम जब भी होता है तो होता है। इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया, अच्छा काम किया। मुलायम सिंह जी ने 1 लाख अच्छे काम किए उत्तर प्रदेश में। लालू जी के नेतृत्व में एक जमाने में अच्छे काम हुए। तो क्या जो अच्छे काम अपने विरोधियों के जरिए होते हैं उसको भी हम नकारें सिर्फ विरोध के नाम पर? इसलिए ये जो आरक्षण का प्रस्ताव आया है 10% का, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, और इतना तो वकालत हम भी जानते हैं। ओके मिस्टर फातमी, आपके साथ रह करके अली अशरफ फातमी, आपको एक सेकंड मेरी बात खत्म हो रही है। जी बोलिए, कंप्लीट करिए। खत्म करो, एक सेकंड जी। कल वो भी वकील है इत्तेफाक से, अरुण जेटली जी आपके साथी हैं, उन्होंने कहा कि इसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये आर्थिक आधार का पहलू अलग है, और जो कास्ट बेस्ड हैं जिनको आप कहते हैं उनका कोटा अगर 50 से ज्यादा बढ़ेगा, उसको पहले भी चुनौती दी गई थी, अब भी दी जा सकती है, लेकिन ये तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में है और फातमी साहब चुनौती किसी कोर्ट से नहीं मिलेगी। फातमी साहब, क्योंकि पॉलिटिकली बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है नरेंद्र मोदी ने, इसीलिए आपको झुंझुना दिखाई दे रहा है? सीधा सवाल ये है। देखिए, झुंझुना नहीं दिखाई दे रहा है। रिजर्वेशन का जहां तक मामला है, इसके अंदर सीधी बात कही गई है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली और आपके नेता ने झुंझुना दिखाया फातमी साहब। सोशल नहीं, एक मिनट रुक जाइए। मैं तो रुक जाऊंगा। आपके नेता ने जो झुंझुना दिखाया उस पर आप क्या बोलेंगे? संसद के अंदर आज मैं बोल रहा हूं, जरा मुझे मौका तो दें। झुंझुना पर आप क्या बोलेंगे? मेरे ऊपर जरा एक मिनट, नहीं मैं 1 मिनट दे रहा हूं, सवाल का जवाब तो दीजिए। आप बोला झुंझुना छोड़िए, झुंझुना कैसे छोड़ूं? आपके नेता पकड़ के पहुंचे, दिखाया, और एक बार ही नहीं 10 बार दिखाया संसद के अंदर। आज जरा एक मिनट मुझे मौका दे। बहुत को मौका दिया है आपने। मैं आपको हजूर अगर मौका नहीं देंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? झुंझुने पर क्या कहते हैं आप? जी, तो हजूर जरा आप सुन लें। देखिए, झुंझुना पे आऊंगा बाद में। पहले एम्बैरेस हो रहे हैं उसमें मापदंड है रिजर्वेशन के, इससे हल के दिया गया। इसके लिए न तो कोई कमीशन बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और ना ही कोई कमेटी बनाई। ओवरनाइट बिल्कुल तुगलकी फरमान जिसे कहते हैं उन्होंने जारी कर दिया। उन्होंने नहीं, पहले बने होंगे, आज क्या बनाया? आज तो मतलब कमीशन और रिपोर्टें आती रहे, काम ना हो।
एक सरकार आए वो अपना कमीशन बनाए, दूसरी सरकार आए वो अपना कमीशन बनाए, रिपोर्ट आती आपको रहे, 4.5 काम ना साल हो। वक्त नहीं मिला। मतलब आप कहते हैं झुंझुना जनता को दिखाते रहे, झुंझुना जनता को दिखाते रहे, झुंझुना जनता आपके हाथ में पकड़ा देगी 19 के अंदर, देख लीजिएगा। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, आपकी बात सुन रहा हूं। आपका नेता तो झुंझुना हिला रहा है, आपका नेता तो झुंझुना हिला रहा है। उसने तो रिपोर्ट की बात नहीं करी, उसने तो बोला ये झुंझुना है, ये झूठ है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज संसद के अंदर उनकी तकरीर के अंदर 10 बार झुंझुना दिखा। आप देखिए विजुअल में चल रहा है, वो झुंझुना किसके लिए था? कम है, उनको 15% दो, लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको 85% देना होगा आपको। आप इस तरह करके नहीं कर सकते। आप रिजर्वेशन का जो तरीका है आपका ये गलत है। आप 85% रिजर्वेशन पहले वीकर सेक्शन को दीजिए। और हमारी मांग रही है शाहनवाज हुसैन, सुनील यादव, मैं आपकी बता रहा हूं, शांतनु गुप्ता आपकी बता रहा हूं, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड, बाहर लाइए। शाहनवाज जनगणना हुई उसको बाहर लाइए। ठीक है शाहनवाज हुसैन, ये झुंझुना क्यों दिख रहा है मनोज झा को जनाब? और फातमी साहब झुंझुने पर बचते बचाते नजर आ रहे हैं आज, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। देखिए जनाब अली अशरफ फातमी साहब की दुश्वारी ये है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी तादाद में स्वर्ण समाज के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान की एक ही पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल लांटेन वाली पार्टी, जिसने पूरी तरह से इस बिल की पार्लियामेंट के फ्लोर पर लोकसभा में और राज्यसभा में कड़ी मुखालफत की है। यानी ये स्वर्ण जाति के फॉरवर्ड समाज के, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, वो तो कह रही है झुंझुना, आप भी झुंझुना पकड़ा रहे हैं, हो, सैयद हो, पठान हो, ये किसी के बच्चे के चेहरे पर खुशी आरजेडी नहीं देखना चाहती है। फातमी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि जो मंडल कमीशन में मुस्लिम भी नहीं है, उनको भी इसके जरिए उनके 10% अरे साहब जो मिला है उसका स्वागत तो नहीं कर रहे, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। जब 10% मिला उस पर भी अभी तक तो जिस सरकार में आप साथी थे 1% नहीं मिला था, 10% मिला तो पता करिए कि आपको राजपूत ब्राह्मण भूमियार कैस्ट जाट पाटीदार वोट नहीं देते, उनकी भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। क्यों उनके बच्चों से इतना ज्यादा चिढ़े आरजेडी को? मैं आपको कहता हूं कि आरजेडी के लोगों को आप क्यों इतना इसकी मुखालफत कर रहे हैं? पार्लियामेंट के फ्लोर पर कल जयप्रकाश यादव जी ने, आपके जयप्रकाश यादव जी ने और यहाँ मनोज झा जी ने इसकी सख्त मुखालफत की है, इसको झुंझुना बताया है। और ये जो झुंझुना आपने दिखाया, हम तो कह रहे हैं कि के वक्त में आरजेडी को लोग इसी तरह झुंझुना दिखा देंगे। आप इसको झुंझुना बता रहे हैं, आप ओवरनाइट डालो अभी हो ना, स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। एक सेकंड मिस्टर फातमी, सुनील यादव वोट मांगने नहीं आए। अगर उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा मोदी जी ने किया, उसकी मुखालफत क्यों किया आपने? एक रात में समाजवादी ने साथ दिया, बसपा ने साथ दिया, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया, राज्यसभा में नहीं बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया, सब लोग मुखालफत करते हुए भी साथ दिया। अकेली पार्टी आपकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसने खिलाफ में वोट दिया। अच्छा, जो 2000 के हैं, एक सेकंड इतिहास में ये बात दर्ज हो गई कि अपने समय का इंतजार करें। देखिए दो वक्ताओं ने अभी तक बोला भी नहीं है, सुनील यादव और शांतनु गुप्ता ने, उनकी बात भी मुझे जाना है। फातमी साहब, आप कह रहे रिपोर्ट लानी चाहिए थी, आप कह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए था। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा, 2010 में जब रिपोर्ट आई थी तब यूपीए का शासन था, कांग्रेस का शासन था, कितनी बार आपने डिमांड करी कि 15% आना चाहिए? 2010 में रिपोर्ट आई थी ना। एक सेकंड यूपीए 1 के तो आप पार्ट भी थे, लालू जी रेलवे मंत्री थे, तब आपने कितनी डिमांड करी थी? यहां बैठकर आप कह रहे हैं कि कैसे टाला जा सकता था और कहानी समझा रहे हैं। वहां आपकी मुंह से मुंह जुबानी कुछ निकलता नहीं था और कहानी यहां सुना रहे हैं कि अभी, यानी आप चाहते अटकाना चाहिए था, लटकाना चाहिए था, और 10 साल ना आता आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस देश के गरीब लोगों को अगर कुछ मिलता है तो उससे तकलीफ होती है। गरीब हैं उनको भी 85% रिजर्वेशन दे दो। 100% 105% कर देते हैं, जनगणना हुई है 105% रिजर्वेशन कर देते हैं जो हुई है, और बाकी लोगों को बोलते हैं कि जाइए ये देश छोड़कर पब्लिक में। हाँ 105% कर देते हैं हुजूर, और बाकी लोगों को बोलते हैं जाइए इस देश से बाहर, इस देश में सब आरक्षित है।
कुछ परिवारों के लिए आरक्षित है और कुछ समाजों के लिए आरक्षित है, कुछ यादवों के लिए आरक्षित है तो कुछ ठाकरों के लिए आरक्षित है। छोड़िए ये बात। कहीं यादव के लिए हम लोग डिमांड नहीं किया, हम लोग पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, दलित के लिए लड़ते हैं, आदिवासी के लिए लड़ते हैं, अकलियत के लिए लड़ते हैं। हम लोग कभी यादव के लिए नहीं लड़ते। ध्यान रखिएगा। गरीब हो सकता है, मुसलमान भी गरीब हो सकता है, क्रेडिबिलिटी है इसीलिए कि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं। हम लोग कभी भी गरीब हो सकता है, हम लोग बनिया भी गरीब हो सकता है, कभी भी यादवों के लिए नहीं लड़ते। आप गरीबी के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा, आप गरीबी के लिए लड़ रहे हैं, अगर पूरे देश के अंदर अगर किसी लीडर की आज जेल के अंदर लालू यादव है तो उसकी वजह यही करप्शन की वजह से है। वो लालू यादव जेल में करप्शन की वजह से, उन्होंने घोटाला करा था, कोर्ट ने उनको जेल भेजा है, कोर्ट ने जेल भेजा लालू यादव को। देखिए यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए फातमी साहब। लालू यादव ने घोटाला करा था, लालू यादव इज अ करप्ट पॉलिटिशियन, वो जेल में है। राहुल गांधी ने उनका ऑर्डिनेंस छोड़ा था, याद करिए आप, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पिक्चर आइए देख लीजिएगा। शांतनु गुप्ता देश के अंदर ज्यादा। अमीश, ये जो झुंझुना दिखाया गया है, ये गरीबों के मुंह पे तमाचा मारा गया है, उनकी मजाक बनाई गई है। शांतनु गुप्ता इज अ वेटरन राइटर। ये कह रहे हैं पब्लिक डिबेट नहीं थी, कमेटी नहीं बिठाई। ये दशकों से निबंध लिखते आ रहे हैं बच्चे कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन हो। एक बच्चे को 10वीं में बताया कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन हो, इकोनॉमिक क्लास पर रिजर्वेशन हो। आज पहली बार किसी सरकार ने रीढ़ की हड्डी दिखा के इस पे कदम रखा है, तो सबको स्वागत करना चाहिए। हम 10वीं में निबंध लिखा करते थे अमीश कि हमें इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे आपने कहा सपना था भाई, एक सपना था इस देश का, सालों से सुनते आ रहे हैं, युवा का सपना था। मैं सोशल मीडिया पे लोगों के रिएक्शन पढ़ रहा हूं, एक व्यक्ति का सोचा करते थे कॉलेज में, एक नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन, बिल्कुल इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर क्यों नहीं हो सकता रिजर्वेशन। कब से हम निबंध लिखते आ रहे हैं, पहली बार किसी सरकार ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, फिर भी ये विरोध कर रहे हैं, झुंझुना दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं चुनाव का टाइम था। देखिए चुनाव तो भारत में हर समय होते रहेंगे। 1 साल पहले कहते मध्य प्रदेश का चुनाव था, 2 साल पहले कहते तो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, 4 साल पहले कहते तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का चुनाव था। चुनाव तो होते ही रहेंगे। तो फिर जनवरी में सरकार को बर्खास्त कर दो। सरकार अभी मई तक है, वो क्या फरवरी में काम ना करे, मार्च में काम ना करे, अप्रैल में काम ना करे? ये तो तमाशा बना दिया है। सुनील यादव, आप तो चाहते थे, आपके तो मैनिफेस्टो में था जो मैंने पढ़ा 2012 में कि 5% मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। रामगोपाल यादव ने तो ओबीसी की कैटेगरी को 54% कर दिया, लेकिन ये जाति के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर आरक्षण। अब तो हमेशा मुसलमान भी आ गए इसमें, मुसलमान भी आ गए इसमें। ओके, सुनील यादव मैं भी सुन रहा था, आदरणीय केसे त्यागी जी ने नेताजी की वो बात कही जो नेताजी सवर्णों को लेकर के सोचते थे, या सवर्ण आयोग बनाने की बात जो नेताजी ने कही। समाजवादी पार्टी कभी भी सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ नहीं थी। हम सदन में भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, हां सुझाव जरूर दिए हैं। सुझाव इसलिए दिए हैं कि अगर इस देश में कितने फीसदी सवर्ण हैं, मान लीजिए 15% हैं, 10% उनको आरक्षण मिल गया, तो हम ये चाहते हैं कि उनको 5% और दे दो, उनको 15% हो गया। क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को पूरे देश के सामने कार्यक्रमों में, मीडिया के माध्यम से कहते आए हैं कि देश की सरकार जाति जनगणना करा ले और जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण दे दे। एक, हां, इस आरक्षण से एक अच्छा फायदा हुआ कि अभी तक इस देश में कुछ सवर्ण बिरादरी के लोग थे, उनको मैं अज्ञानी कहूं, ना जानकार कहूं या मूर्ख कहूं, कि जो लोग पिछड़े और दलितों के आरक्षण को भीख कहते थे, अब कम से कम वो भीख नहीं कहेंगे, उनको एहसास होगा कि ये एक अवसर है। लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने है अमीश जी, क्योंकि ये आप बड़ी डिबेट करते हैं, आपके माध्यम से अगर चला जाएगा, आप आरक्षण तो देने जा रहे हैं, क्या जो फार्म भरेगा अब सवर्ण बिरादरी का, उसको भी ड्राफ्ट वही लगेगा जो एससी का लगता है, ओबीसी का लगता है, या उसको ज्यादा देना पड़ेगा? एक और, वजीफा भी क्या बराबर मिलेगा? दूसरा, और तीसरा, क्या आयु जो उम्र होती है वो उम्र का फासला रहेगा, या उनको भी उम्र उतनी ही मिलेगी नौकरी में परीक्षा देने के लिए जो बाकी लोगों को भी मिलती है? ये मुझको लगता है बिना तैयारी के भारतीय जनता पार्टी 2019 को लेकर के आई है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये अच्छा है कि आप उनको आरक्षण दे दो, दिन की डिबेट हो गई,
जो बड़े पैमाने पर जो ओबीसी, जो हमारे नेता माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि भाई जो 54%, 60%, प्रोफेसर राम गोपाल ने तो मैनिफेस्टो भी बनाया था 2012 में, जिसमें 5% मुसलमानों को आरक्षण देने की भी बात की गई थी। यहाँ पर तो 10% में मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे। ओके, शाहनवाज हुसैन, ये अच्छी बात है, इसीलिए हम समर्थन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं यादव साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वर्ण जाति के लोगों को मूर्ख न कहें, क्योंकि ये आपने कहा कि जो लोग मैंने कहते नहीं थे कहा, है, जो मैंने कहा कुछ सवर्ण जाति के लोग नहीं कहना जिनको मैं अज्ञानी कहूं या बिना जानकार कहूं या मूर्ख कहूं, भी न कहिए, जो ये ओबीसी और एससी के आरक्षण को कहते थे ये भीख है, मैं उनको अभी भी मूर्ख कह रहा हूं। यादव जी अब वो महसूस करेंगे। यादव जी, ये मुझे एतराज है कि आप स्वर्ण जाति के लोगों को मूर्ख कह रहे हैं, अज्ञानी कह रहे हैं। ये मुझे एतराज है, जाति के लोग पूरी जाति के लोगों को नहीं कह सकते आरक्षण को भी ये जाति। वो मूर्ख थे। आजम खान साहब भी स्वर्ण है, अब पता लगेगा आपके आजम खान भी स्वर्ण है, मूर्खता नहीं थी, आपके आजम खान साहब भी स्वर्ण है, अवसर आपके आप बताइए, आपके पार्टी में कई नेता हैं या अवसर जो दिया राजपूत जाति से हैं, मैं कह रहा हूं, ठाकुर हैं, उन सबको गालियां दे रहे हैं। आप बता दीजिए, उनको मूर्ख न कहिए, मुझे एतराज है इस बात पे। अवसर दिया है या भीख दिया है? मैं कह रहा हूं कि इस तरह के शब्द आप तो दिल को चुभते हैं, ऐसा मत कहिए। आपको तो आप तो पढ़े लिखे आदमी कोई अच्छा शब्द उपयोग कर लीजिए। करेंगे जो लोग ये कहते थे कि ओबीसी और एससी भीख लेते हैं आरक्षण के नाम पे। सुनील, आपने अपनी बात को रखा, शाहनवाज हुसैन का जवाब सुन लीजिए। सुनील, मेरा निवेदन है, इत्मीनान से जवाब सुन लीजिए, 40 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। राशिद अल्वी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, केसी त्यागी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए, देखिए सुनील यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके पार्टी में भी बड़ी तादाद में स्वर्ण समाज के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद रहे हैं, और उसको पूरे को अज्ञानी और मूर्ख कहना ये सही नहीं है। समाजवादी इसलिए मैंने इनको छोटे भाई के तौर पर ने बढ़ाया है। हाँ, इसलिए मैंने कहा पूरी जाति को न कहिए, अरे मत कहिए ना, आजम खान साहब भी स्वर्ण है साहब, मोहन सिंह जी हैं, वो हाँ तो वो सब, वो आजम खान साहब भी स्वर्ण है साहब, पठान है। सुनील, आप तो ऐसे नाते बीच में मत बोलिए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, मेरा निवेदन है। पूरी होने दीजिए। सुनील यादव होल्ड ऑन, सुनील यादव होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। सुनील यादव, आपने अपनी बात को रखा। शाहनवाज हुसैन 30 सेकंड। अज्ञानी या मूर्ख कहना सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी तो आप तो आरजेडी की तरह भी नहीं है, मैं पूरे देश की एक अकेली पार्टी है। सवर्णों को कह रहा हूं जो ओबीसी एससी के आरक्षण को भीख कहते थे। अरे जिसने कहा उसको पर्सनल चिट्ठी लिख दीजिए ना, जिन्होंने, सुनील यादव जी, जिन व्यक्ति ने आपके लिए कहा है उनको पर्सनल चिट्ठी लिखिए, लेकिन पूरे समाज को स्वर्ण जाति के लोगों को आप अज्ञानी और मूर्ख बता देंगे तो ये सही नहीं है, लोगों को दुख पहुंचता है। मैंने ये बात कह दी, अब मुझे आगे बात कहने तो लोगों को नहीं दुख पहुंचा। अच्छा ठीक है, व्यक्ति के नाम पर भी व्यक्ति का नाम लेके कहिए, पूरी की पूरी मूर्ख और अज्ञानी कह देंगे। बेटर ये होगा जिसने ऐसी बात कही उसका नाम लीजिए। आप अगर एक जाति विशेष को ऐसा बोलेंगे या फिर किसी को भी ऐसा बोलेंगे, चाहे कोई स्वर्ण हो, चाहे वो कुछ, मेरे हिसाब से तो ये हमें देश की बात करनी चाहिए। स्वर्ण जाति में पैदा हुए। एक सेकंड, सुनील जी, शाहनवाज जी, ओके, राशिद अल्वी ऑन स्क्रीन। स्वर्ण है। अब आप पूरे पैनल पे कह रहे हैं सबको गाली लगेगी, ऐसा मत कहिए साहब। ओके, राशिद अल्वी की बात, ठीक है, राशिद अल्वी की बात मुझे जाना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन और सुनील यादव, शाहनवाज हुसैन, आप दोनों ने अपनी बात को रख लिया, मुझे राशिद अल्वी के पास जाना पड़ेगा। राशिद अल्वी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली करी तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि वो काम जो दशकों से लटका पड़ा था, वो काम जो इस देश के लिए जरूरी था, जिसमें हर गरीब का भला होगा, उस काम को हमने कर दिखाया है और संसद में वो कानून बना है, लोकसभा में और अब राज्यसभा में है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने बोला कि एक महिला के पीछे छुपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग गए, जिसमें निर्मला सीतारमण पर उनका निशाना था, और प्रधानमंत्री ने पलटवार करा और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को बचना चाहिए था इन शब्दों से? देखिए, आप
दूसरे मुद्दे को ले आए, शायद रिजर्वेशन को छोड़ दिया आपने। जी, राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही, अब मेरी बात सुन लीजिए। जी, जी, जी। राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही, राफेल का मुद्दा पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है, बर्निंग इशू है। बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहती है कि मोदी जी इस बात की सफाई दीजिए। मैं वो मुद्दे आपके चैनल पे नहीं उठाना चाहता, वो आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि क्या मुद्दे उठाए गए। मोदी जी खुद जवाब देने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने रक्षा मंत्री को खड़ा कर दिया जवाब देने के लिए। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि आप पीछे क्यों छुप रहे हैं, आगे बढ़ के जवाब दीजिए। इसमें किसी महिला की बेइज्जती नहीं होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन गई है कि वो इस तरीके के बजाय सवालों के जवाब देने के इस तरीके का जवाब देंगे जिससे लोगों के अंदर ये पैदा हो जाए कि ये किसी की बेइज्जती कर रहे। ठीक है, ठीक है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, उसका जवाब दें। ओके, राफेल की डील कैसे हुई जी, कैसे इसके अंदर गड़बड़ हुई, कैसे करप्शन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में कैसे अनिल अंबानी को कैसा जवाब चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक दिया गया। घंटे सवा घंटा अरुण जेटली जी ने समझाया, 2.5 घंटा निर्मला जी ने समझाया। अब राहुल गांधी जी के समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? ये अनुसंधान का विषय। डिफेंस मिनिस्टर ने यही जवाब कह रहे दिया, राहुल गांधी। फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक बार अपने इंटरव्यू में राफेल पर जवाब दिया है। अब आज भी राहुल गांधी जी जाकर जयपुर में चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे हैं, मर्यादा बहुत तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि महिला के पीछे छिप गए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जिस पार्टी की अध्यक्ष महिला रही हो सोनिया गांधी जी, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये सब कहकर आपको पच नहीं रहा कि देश की पहली रक्षा मंत्री महिला बनी है, आज रक्षा मंत्री महिला है। एक जमाने में आप इस बात को स्वीकार नहीं करते। कितना अपमान किया आपने निर्मला सीतारमन जी का भी, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं तो आप कह रहे विषय से जवाब नहीं दे रहे। हर पल का जवाब दिया गया है, लेकिन दुश्वारी लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये आरक्षण की तिलमिलाहट है जिसकी वजह से राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं मुद्दे पर लौट कर आता हूं। लेकिन राशिद अलवी, आपने बोला कि आप मुद्दे को बदल रहे हैं। राशिद अलवी साहब, एक शाहनवाज जी, राशिद अलवी को सुन लेते हैं। नहीं, शाहनवाज जी, राशिद अलवी को सुन लेते हैं। राशिद अलवी, आपने बोला आप मुद्दे को बदल रहे हैं। बीजेपी यही कह रही है कि आरक्षण पे कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि वो मुद्दे को बदलने की कोशिश कर रही है, एक महिला का अपमान कर कर। बीजेपी का पलटवार यही है। देखो भाई, आज संबित पात्रा ने यही बोला बाइट में, सुधांशु त्रिवेदी ने यही बोला। देखिए वो तो जो ऊपर से आदेश होगा वही प्रवक्ता बोलेंगे, उसमें एक का नाम लीजिए कि 10 का नाम लीजिए। लेकिन ये तो महिला की इज्जत बढ़ाई है कि देश का प्रधानमंत्री महिला को आगे करके पीछे छुपा हुआ। अच्छा, इसमें इज्जत कहां कम हो रही है? इसमें तो इज्जत में इजाफा हो रहा है। ये नहीं, ये तो इज्जत बढ़ाने का काम है। मैं सहमत नहीं हूं कि डिफेंस मिनिस्टर को आगे खड़ा कर दिया। आप ये कहना कि महिला के पीछे छुप गए, सहमत कभी नहीं होंगे। महिला का अपमान है, आप कभी सहमत नहीं होंगे मेरे दोस्त, नहीं है। लेकिन ये तंज है, कटाक्ष है। ठीक है, आप लेकिन मोदी जी को सामने अपमान है, मोदी जी को सामने आके उन सवालों के जवाब देने चाहिए। ठीक है, शांतनु गुप्ता, आपके समझ में केसी त्यागी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, शाहनवाज, केसी त्यागी, आपको क्या लगता है ये जो कुछ हुआ? बीजेपी कह रही है ये आरक्षण की तिलमिलाहट है जो कांग्रेस इस बात पर इतना नीचे गिर रही है, खास तौर पर एक महिला के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। व्हाट इज योर टेक? केसी त्यागी, 40 सेकेंड। देखिए आरजेडी के जो मेरे मित्र हैं वो इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हम समाजवादी आंदोलन से आए हुए लोग, खासतौर से मैं जीडीयू के बारे में बताना चाहता हूं कि हमने डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया को पढ़ा है। जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट का मिला है उसका कोटा पूरा होना चाहिए। उनका रिजर्वेशन जो है जितनी भी अभी इसमें भी आ रहा है, इसमें उच्च शिक्षा में भी होना चाहिए, जुडिशरी में भी होना चाहिए। नंबर 1, मंडल कमीशन के लिए हम लोगों ने बड़े संघर्ष किए हैं, उसका मंडल कमीशन का कोटा 27% हो गया। पिछड़ों की संख्या जारी है, एक कमीशन उनका बन गया। मैं चाहता हूं काम जल्दी पूरा हो और पिछड़ों की जितनी भी संख्या निकले उसके हिसाब से उनका भी आरक्षण हो। लेकिन आज जो आरजेडी विरोध कर रही है उसका विरोध
ईर्ष्या विद्वेष से आधारित है। बिहार के अंदर स्वर्ण आयोग की पर मेरा केसी त्यागी साहब, मेरा सवाल ये था जो राहुल गांधी ने सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये था जो राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छुप गए, बीजेपी कह रही है यह आरक्षण की तिलमिलाहट है, कांग्रेस जिस स्तर पर अब जा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? राय इस पर मांगी थी मैंने आपसे, फिर लीजिए 30 सेकंड बोलिए। मैं तो मेरी राय सुन लीजिए। राफेल का वही हाल होगा जो बोफोर्स का हुआ है। बोफोर्स तो अच्छी तोप मानी गई दुनिया में, ऐसी राफेल के आप देखना थोड़े दिनों बाद पूरी दुनिया राफेल की तारीफ करेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की इस नकारात्मक राजनीति को सपोर्ट नहीं करता। हम लोग भी कर रहे थे बोफोर्स खत्म करो, बोफोर्स में ये हो गया। बोफोर्स तो बढ़िया तोप मानेगी, राफेल का हाल भी इसके जैसा होगा। और राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य है वो गरिमापूर्ण नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री चाहे वो हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई दूसरे हों, वो कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री चाहे किसी पार्टी का हो, ठीक है, उसके लिए आदर पूर्वक शब्द इस्तेमाल होने चाहिए। ओके शांतनु। लेकिन अमीर जी मेरी बात रह गई, आधार पे जो रिजर्वेशन हुआ है इससे अपोजिशन पार्टी सारी अब इसको उगले या निगले समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये रिएक्शन सब में दिखेगा। अब वो समझ में आ रहा है इसका सपोर्ट करें नहीं करें, वॉकआउट करें। सालों से अपने मैनिफेस्टो में लिखती आ रही हैं, खुद कभी रीढ़ की हड्डी हुई नहीं कर पाए, अब किसी ने कर दिया है तो उसका चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, इस प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा, मेरा जाति का वोट बैंक क्या है, उसको कैसे सदाऊं। तो अब इनको याद आ रहा है 54%, 85%, तो ये सारे नए नए राज खुल के आएंगे। जी फातिमी साहब, शांतनु गुप्ता की बात फंस गए हैं सब, यहाँ फंस गए हैं सब। क्या आपको लगता है कि सपोर्ट करें, कैसे विरोध करें? क्या आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल लाभ बीजेपी को होगा या फिर रूलिंग पार्टी को होगा या फिर जो समर्थन कर रही है पार्टी? देखिए, जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसको फायदा होगा। जो भी सरकार देश के लिए, गरीबों के लिए अच्छा काम करेगी उसको उसका फायदा बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जी। ओके फातिमी साहब, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद और लाख टकी की बात भी लेकर आऊंगा जो कि महत्वपूर्ण होती है हमेशा। एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि इससे नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को एक स्वर्ण वोटों में कंसोलिडेशन मिलेगा। जो वोट उनसे छिटका था वो वापस आएगा, जिसका लाभ मिल सकता है। वो बड़ा होगा छोटा होगा वो अलग बात है, सरकार बने ना बने वो अलग बात है। का सबसे बड़ा डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर इस समय लाइव। और अब लाख टके की बात। इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए जब चुनाव जीतने के लिए आरक्षण का सहारा लिया गया। वीपी सिंह सरकार ने 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया, तो कांग्रेस ने 2014 में गरीब अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण की बात कही, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ा। इस बार यह आरक्षण ना तो धर्म के आधार पर है, ना ही जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर है। इसीलिए इसको पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं फातिमी साहब का। फातिमी साहब, जो बात शांतनु गुप्ता ने बोली, जो बात केसी त्यागी ने बोली, उसका जवाब। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। जी देखिए, मैंने कहा कि मैं किसी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो ऊंची जाति के लिए भी क्यों न हो, लेकिन ये जो तुगलकी फरमान है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसको ओवरनाइट लाया जाता है और ला करके पास किया जाता है लोकसभा से। मुझे आपको याद होगा कि जब 1990 में मंडल कमीशन लागू किया गया था तभी राम रथ चला था, और इस दफा जब रफाल चला है तो उसको काटने के लिए सर रफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। मुझे लगता है कि रफेल के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मुझे आप थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सदन में आपके नेता झुंझुना दिखाते हैं और विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं हमारा विरोध नहीं है, ये कैसा विरोध है जिसमें पक्ष में वोट भी नहीं है और विरोध भी नहीं है? ये दो नाव में पैर रखने वाले का हश्र क्या होता है? आपने पुरानी कहानी सुनी नहीं लगता है? देवगन साहब, मैं चाहता हूं कि 15% रिजर्वेशन हो, सर 10% और 85% दे नहीं रहे, 15% की मांग कर रहे हैं, उनको दे दो। केसी त्यागी, ये कैसा समर्थन है आरजेडी का? 10% के साथ नहीं खड़े और 15% की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, फिर शांतनु गुप्ता। 15% दें आप, और दूसरे जातियों का जनाब ये कैसा समर्थन है कर दो उनका, जिसमें 10% के साथ साहब भी तो वही बात बोल रहे हैं। बात कर रहे हैं त्यागी साहब कोई अलग बात नहीं बोल रहे हैं, त्यागी साहब को सुन लेते हैं। त्यागी साहब की बात भी आप ही बोलेंगे क्या? ओके, केसी त्यागी साहब ने क्या कहा आपने सुना नहीं ठीक से? कि जो भी जनगणना हुआ उसको अनाउंस करो, आबादी के हिसाब से सबका रिजर्वेशन कर दो। फातिमी जी आपके नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, आपके नेता रहे वीपी सिंह, आपके सीनियर साथी रहे मुलायम सिंह यादव जी, आपने नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किया है। चारों नेताओं के प्रपोजल्स हैं कि ऊंची जातियों में भी गरीबी है,
स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट है, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, ठाकुर, तो इनके आरजेडी तो भूमिहार, ठाकुर, कायस्थ के खिलाफ खड़ी है। भाई हम लोग क्यों विरोध करेंगे? सबको रिजर्वेशन हो। आपकी पार्टी ने लोकसभा में विरोध किया। मैं चाहता हूं कि हमें भी रिजर्वेशन मिले। 15% और बिहार में ऐसा पहला मौका है संसद के अंदर खिलाफ वोट, संसद के अंदर झुंझुना, लोकसभा में खिलाफ वोट, राज्यसभा में खिलाफ वोट। यहां बोले हम साथ खड़े हैं, हम 15% जाते हैं। अरे आप 10% के साथ तो खड़े नहीं, वहां आपको कायस्थ, भूमिहार सबका वोट चाहिए, ब्राह्मण, ठाकुर सबका वोट चाहिए। कहानी वो बना रहे हैं शांतनु गुप्ता। देखिए अमित, हमने ऐसा पहले भी देखा है, जीएसटी में वैसा हुआ। जीएसटी काउंसिल में एक बात होती थी, बाहर आके उसको गब्बर सिंह टैक्स बोला जाता था। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ना तो इनसे ये निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, क्योंकि बात है कि अब इनके जाति के समीकरण बिखर रहे हैं। अब इसे कैसे पकड़े? ना तो ये ब्राह्मण विरोधी हो सकते हैं, ना ये, एक तो ये जानबूझ के इसमें सवर्ण शब्द का इस्तेमाल करें। ये सवर्ण किसी वर्ण का नहीं है, ये जिन धर्मों में जाति नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, जैनिज्म, सब में है ये। जिसकी गरीब है, जिसकी इनकम इतनी है, जिसका घर इतने साइज का है, जितना उन आधारों पर है ये समझाएं जनता को जाकर। शाहनवाज हुसैन, राशिद अल्वी, फाइनल कमेंट 10-10 सेकंड का मैं आपको मौका दूंगा। राशिद अल्वी, ये आरजेडी का कंफ्यूजन तो बहुत जबरदस्त है, कांग्रेस का कंफ्यूजन ये है कि अब इसमें मोदी की वो तारीफ करें या ना करें। क्या सही कह रहा हूं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं जी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। आपने डाटा निकाला कि देश के अंदर 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है। आपने डाटा निकाला कि 8 लाख कितने लोगों के पास, कितने देश की कितनी जनसंख्या है। आपने डाटा निकाला कि 1 साल के अंदर सरकारी कितनी नौकरियां आई हैं। जो रिपोर्ट है उसमें नौकरियां घटी हैं। ये ठीक है, शाहनवाज हुसैन, जब आखिरी दौर है चर्चा का, शाहनवाज हुसैन, ये बार बार आप पे आरोप लग रहा है बिना तैयारी के, बिना डाटा के आप कर रहे हैं। क्या ये आरोप सही है? नहीं, देखिए हम पूरी तैयारी से कर रहे हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि किसी के लिए कुछ न किया जाए, और अगर हम जो लोग आरक्षण में पहले से हैं और जो आरक्षण में नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर गरीब के लिए कोई काम कर रहे हैं तो इतना कांग्रेस को नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ वोट भी करते हैं, दूसरी तरफ उसकी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, ये पहला बिल है जो मजबूरी में उंगली दब रही है। ये इनके दिल में है गरीब स्वर्ण का विरोध। ठीक है, केसी त्यागी, माफी चाहता हूं, समय यहाँ समाप्त हो गया। सुनील यादव, माफी चाहता हूँ, समय समाप्त हो गया। और शांतनु, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन माफी चाहता हूँ, समय समाप्त हो गया। छोटा सा निष्कर्ष आज की बहस का ये है कि कुल मिलाकर ये एक ऐसा फैसला है जिससे देश के अंदर एक नई प्रथा शुरू होगी। वो नई प्रथा है आर्थिक आधार पर आरक्षण की, जो महत्वपूर्ण भी है, जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वंचितों का, शोषितों का, कमजोरों का हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन उन कमजोरों को हक मिलेगा जो गरीब पैदा होते हैं, जो गरीब है उनको हक मिलेगा। और उसमें शिक्षा का भी हक है, उसमें नौकरी का भी हक है, और हक लंबे अरसे तक नहीं मारा जा सकता। नमस्कार।